गुड मॉर्निंग गाइस। रिवाइज करेंगे चैप्टर जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। बहुत छोटा चैप्टर है। इस चैप्टर में भी थियोरी के पॉइंट बहुत कम है। सबसे पहले तो रिवाइज करते हैं इस चैप्टर को। जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जब हम किसी रॉ मटेरियल को किसी प्रोसेसिंग एक्टिविटी से प्रोसेस करते हैं एंड रिजल्ट इज मोर देन वन प्रोडक्ट, तो हम हर एक प्रोडक्ट को जॉइंट प्रोडक्ट कहते हैं। जॉइंट प्रोडक्ट बनाने के लिए जो कॉस्ट लगती है हम उसको कहते हैं जॉइंट कॉस्ट। रॉ मटेरियल की कॉस्ट और उसको प्रोसेस करने की जो कॉस्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं? जॉइंट कॉस्ट कहते हैं। जॉइंट कॉस्ट इनकर करने के बाद हमें जॉइंट प्रोडक्ट मिलते हैं। जॉइंट प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस भी हो सकते हैं और फर्दर प्रोसेस नहीं भी हो सकते हैं। अगर जॉइंट प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस होते हैं तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगती है। अब हमें इसमें क्या करना है? जॉइंट कॉस्ट को जॉइंट प्रोडक्ट पर एपोर्शन करना है। जॉइंट कॉस्ट को जॉइंट प्रोडक्ट पर एपोर्शन करना है और उसके लिए बहुत सारे मेथड है। सबसे पहला मेथड जिसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी मेथड। फिजिकल क्वांटिटी मेथड में जो जॉइंट कॉस्ट है, जितनी भी जॉइंट कॉस्ट है, हम उसको क्वांटिटी एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन पॉइंट कौन सा होता है? जहां पर हम जॉइंट जब हम रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते हैं और वो अलग अलग प्रोडक्ट में सेपरेट हो जाता है, उस पॉइंट को हम सेपरेशन पॉइंट कहते हैं। तो सेपरेशन पॉइंट पर जो जॉइंट प्रोडक्ट की क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी के रेशियो में हम जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सेकंड मेथड आता है सेल्स वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन पॉइंट पर जो जॉइंट प्रोडक्ट की सेल्स वैल्यू है, सेल्स वैल्यू का मतलब क्या? सेपरेशन पॉइंट पर जो क्वांटिटी है मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन पॉइंट पर उसकी जो सेलिंग प्राइस है। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें हर जॉइंट प्रोडक्ट की सेल्स वैल्यू मिलेगी सेपरेशन पॉइंट पर। हम सेपरेशन पॉइंट पर जो जॉइंट प्रोडक्ट की सेल्स वैल्यू होती है, उस सेल्स वैल्यू के रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तीसरा मेथड आता है सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। मतलब हम जॉइंट कॉस्ट को सेल्स वैल्यू फर्दर प्रोसेस करने के बाद जो सेल्स वैल्यू आती है, हम उस रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि जरूरी नहीं है कि सारे प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस होते हो सकता है 4 जॉइंट प्रोडक्ट है A B C D और केवल A B और C ही फर्दर प्रोसेस होते हो, D फर्दर प्रोसेस नहीं होता है। तो जो फर्दर प्रोसेस नहीं होता है उस प्रोडक्ट की सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग क्या होगी? तो जो सेल्स वैल्यू उसकी सेपरेशन पॉइंट पर है, हम उसी को उस प्रोडक्ट की सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग मान लेते हैं। चौथा मेथड होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड का मतलब होता है सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, अगर वो दे रखी हो तो। अब यहां पर फिर से वही पॉइंट आता है कि अगर कोई प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस से नहीं होता तो उसकी जो सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट है, हम उसी को नेट रियलाइजेबल वैल्यू मान लेते हैं। फिफ्थ मेथड आता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। क्या मेथड आता है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड के केस में हम जॉइंट कॉस्ट को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फिक्स जॉइंट कॉस्ट और वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट। सबसे पहले हम वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट को सारे जॉइंट प्रोडक्ट में उनकी जो क्वांटिटी सेपरेशन पॉइंट पर है, उस रेशियो में हम वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। पीछे बचेगी फिक्स जॉइंट कॉस्ट। फिक्स जॉइंट कॉस्ट को सारे प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूशन के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमें हर प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज कंट्रीब्यूशन? सेल्स वैल्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स वैल्यू में से अगर वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दिया जाए तो हमें क्या मिलता है? कंट्रीब्यूशन। तो आपको क्या करना पड़ेगा? हर प्रोडक्ट का आपको कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग में से आप फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करो और जो वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट को आपने उस प्रोडक्ट पर जितना डिस्ट्रीब्यूट किया है वो भी माइनस करो, तो आपको क्या मिलेगा? उस प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन। और उस कंट्रीब्यूशन के रेशियो में आप फिक्स जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। करेक्ट। एक मेथड आता है कांस्टेंट ग्रॉस परसेंटेज मार्जिन एनआरवी मेथड। कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज एनआरवी मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं?
हम सबसे पहले तो सारे जो प्रोडक्ट है उनकी जो सेल्स वैल्यू है आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग उसको कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास में टोटल 4 जॉइंट प्रोडक्ट है A B C D, तो सबकी सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग को कलेक्ट करो। हो सकता है कोई प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस होता ही नहीं है तो कोई बात नहीं, उसकी सेल्स वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन ले लो। मान लो हमने सबकी सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कैलकुलेट की, मान लो वो आती है सपोज 20 लाख रुपीज। उसमें से हमें लेस करना है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को। जितने भी प्रोडक्ट है उन सब की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट मिलकर होती है, मान लेते हैं 5 लाख रुपीज। फिर हमें इसमें से माइनस करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। जितने भी प्रोडक्ट है उनकी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, मान लेते हैं वो है 2 लाख रुपए। और हमें उसमें से लेस करना होता है टोटल जॉइंट कॉस्ट को। टोटल जॉइंट कॉस्ट है, मान लेते हैं 6 लाख रुपीज, 6 लाख। तो हमें टोटल प्रॉफिट को कैलकुलेट करना होता है, टोटल प्रॉफिट को कैलकुलेट करना होता है। मतलब अभी हम टोटल पे जाके कैलकुलेट कर रहे हैं। टोटल सेल्स वैल्यू माइनस टोटल फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट माइनस टोटल जॉइंट कॉस्ट, तो हमें क्या मिलेगा? टोटल प्रॉफिट मिलेगा। ये अगर टोटल कैलकुलेट करेंगे तो ये टोटल प्रॉफिट होता है 7 लाख। ये टोटल प्रॉफिट इस 20 लाख का होता है 35%। मतलब हमारी रेट क्या हो गई? प्रॉफिट की रेट क्या हो गई? 35% हो गई। तो हमें क्या करना है? हमें 35% हर प्रोडक्ट का प्रॉफिट रखना है। तो हम क्या यहां पर क्या करेंगे? A B C D इन सब की लेंगे सेल्स वैल्यू, उसमें से माइनस करेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना माइनस करेंगे? 35%। हर प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा? 35% होगा। फिर जो वैल्यू आएगी उसको हम कहते हैं टोटल कॉस्ट। उस टोटल कॉस्ट में से हमें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को माइनस करना है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को माइनस करना है, और रिजल्ट आएगा जॉइंट कॉस्ट। उस प्रोडक्ट की जॉइंट कॉस्ट हमें मिल जाएगी। मतलब जो टोटल जॉइंट कॉस्ट होगी वो सारे प्रोडक्ट पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और इस मेथड को कहते हैं कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज NRV मेथड। 6 मेथड। पहला मेथड फिजिकल क्वांटिटी मेथड, जो क्वांटिटी सेपरेशन पॉइंट पर है उस रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को बांट दो। सेकंड मेथड सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट, सेल्स वैल्यू जो सेपरेशन पॉइंट है उस रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को बांट दो। तीसरा मेथड सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद की जो सेल्स वैल्यू है उस रेशियो में आप जॉइंट कॉस्ट को बांट दो। अगर प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस नहीं होता है तो जो प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस नहीं होता उसकी सेल्स वैल्यू सेपरेशन पॉइंट पर जो है उसी को हम सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग मान लेंगे। चौथा मेथड होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। जो NRV आएगी उस रेशियो में हम जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिफ्थ मेथड कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। जॉइंट कॉस्ट को हमें एलोकेट करना है वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट और फिक्स जॉइंट कॉस्ट में। वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट को जो क्वांटिटी सेपरेशन पॉइंट पर है जॉइंट प्रोडक्ट की उस रेशियो में हमें वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। और फिक्स जॉइंट कॉस्ट को हमें हर जॉइंट प्रोडक्ट के कंट्रीब्यूशन के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कंट्रीब्यूशन का मतलब है सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट। और लास्ट मेथड है कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज NRV। हमें सबसे पहले तो टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। टोटल सेल्स वैल्यू माइनस टोटल फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस टोटल जॉइंट कॉस्ट। तो अब हमें क्या मिलेगा? टोटल प्रॉफिट। वो टोटल प्रॉफिट से टोटल सेल्स वैल्यू का कितना परसेंटेज है वो आपको मिलेगी प्रॉफिट की रेट। फिर आपको जॉइंट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना है? A B C D जैसे 4 प्रोडक्ट है, सबकी सेल्स वैल्यू लिखी, जो प्रॉफिट का परसेंटेज आपने कैलकुलेट किया वो सेल्स में से माइनस करना है तो हमें टोटल कॉस्ट मिलेगी हर प्रोडक्ट की। उसमें से हमें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को माइनस करना है हर प्रोडक्ट की, तो हमें हर प्रोडक्ट की जॉइंट कॉस्ट मिल जाएगी। राइट। इसमें अब एक दिक्कत आती है और वो आती है स्टॉक की। अगर जितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की अगर हमने उतनी क्वांटिटी सेल नहीं की तो स्टॉक बचेगा। अगर स्टॉक बचता है तो क्या करना है? बस उसमें एक ही ध्यान रखना है कि जब आप जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो जो क्वांटिटी प्रोड्यूस की है वो काम आती है। जो क्वांटिटी आपने प्रोड्यूस की है वो काम आएगी जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। बट जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हो हमें ये पता करना है कि हमने ड्यूरिंग द टाइम पीरियड कितना प्रॉफिट या लॉस किया, तो हमें उसके लिए जो क्वांटिटी हमने सेल की है हमें वो क्वांटिटी से इनकम मतलब प्रॉफिट या लॉस
का स्टेटमेंट बनाना है। इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए जो क्वांटिटी सेल की है वो क्वांटिटी हमें काम में लेनी है, बट जब हम जॉइंट कॉस्ट का एलोकेशन करते हैं या जॉइंट प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करना है या नहीं करना है वो डिसीजन लेते हैं, तो जो क्वांटिटी प्रोड्यूस की है हमें उस क्वांटिटी को कंसिडर करना है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। फिर हमें इसमें एक डिसीजन लेना होता है कि प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दो तरीके हैं। अगर क्वेश्चन में आपने इनकम स्टेटमेंट एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन और इनकम स्टेटमेंट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग दोनों ही बनाए, तो फिर आप इनकम को कंपेयर कर लो। हर प्रोडक्ट की इनकम सेपरेशन पॉइंट पर कितनी है और फर्दर प्रोसेसिंग के बाद कितनी है। जहां पर इनकम ज़्यादा होगी हम उस प्रोडक्ट को वहां पर सेल करेंगे। बट अगर आपको क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट सेपरेशन पॉइंट पर और फर्दर प्रोसेसिंग के बाद दोनों इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए डिटेल नहीं दे रखी है, तो हम एडिशनल के कॉन्सेप्ट से ये डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एडिशनल का पॉइंट कैसे, हमें क्या करना है, हर प्रोडक्ट की एडिशनल सेल्स वैल्यू निकालनी है। एडिशनल सेल्स वैल्यू का मतलब होता है कि जो सेल्स वैल्यू उसकी सेपरेशन पॉइंट पर है और जो सेल्स वैल्यू उसकी आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग है उसका डिफरेंस कैलकुलेट करना है, जिसको हम कहते हैं एडिशनल सेल्स वैल्यू। हमें उस एडिशनल सेल्स वैल्यू में से माइनस करना है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को। अगर एडिशनल सेल्स वैल्यू में से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस की जाए और वो रिजल्ट नेगेटिव आता है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस नहीं करना है, सेपरेशन पॉइंट पर सेल करना है। और अगर एडिशनल सेल्स वैल्यू में से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करने के बाद रिजल्ट प्लस में आता है, तो हमें प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचना है, राइट। फिर इसमें एक टाइप के और क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट दे रखे होते हैं मगर उनके प्रॉफिट के परसेंटेज भी आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखे होते हैं। तो फिर जॉइंट कॉस्ट का एलोकेशन कैसे होता है। जैसे मान लो आपको तीन प्रोडक्ट दे रखे हैं ए बी सी, सेल्स वैल्यू, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, ये सब क्वेश्चन में दिए हुए, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, और फिर आपको टोटल जॉइंट कॉस्ट दे रखी है। टोटल जॉइंट कॉस्ट इक्वल टू रुपीज जो भी है, जैसे 2 लाख रुपए टोटल जॉइंट कॉस्ट दे रखी है। तो आप इसमें क्या करोगे, सेल्स वैल्यू जैसे आपको सबकी दे रखी है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी सबकी दे रखी है, प्रॉफिट के परसेंटेज भी सबके दे रखे हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी सबके दे रखे हैं। तो आप हर प्रोडक्ट की जॉइंट कॉस्ट निकाल सकते हो। कैसे, जब हम सेल्स में से प्रॉफिट को माइनस करते हैं तो रिजल्ट आता है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में से अगर हम फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को माइनस कर दें तो रिजल्ट क्या आता है, जॉइंट कॉस्ट आ जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि एक प्रोडक्ट के लिए आपको प्रॉफिट के परसेंटेज भी नहीं दे रखे हो, बी और सी के लिए दे रखे हो मगर ए के लिए नहीं दे रखे हो, तो आप इसमें कैसे करोगे, पहले सी की जॉइंट कॉस्ट कैलकुलेट करोगे, सेल्स वैल्यू माइनस प्रॉफिट माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, तो सी की जॉइंट कॉस्ट आएगी। सेम उसी तरीके से बी की जॉइंट कॉस्ट निकालोगे, फिर टोटल जॉइंट कॉस्ट में से अगर सी का शेयर और बी का शेयर माइनस कर दिया जाए तो पीछे ए की जॉइंट कॉस्ट आपको मिल जाएगी। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट। अब यहां पर बात करें इसके थियोरी के पॉइंट के, तो थियोरी भी इसमें बहुत कम दे रखी है। देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दे रखा है जॉइंट प्रोडक्ट क्या होता है, टू और मोर प्रोडक्ट ऑफ इक्वल इंपोर्टेंस, टू और मोर प्रोडक्ट ऑफ इक्वल इंपोर्टेंस प्रोड्यूस्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम प्रोसेस with each having a significant relative sales value are known as joint product. For example, gasoline, fuel oil, lubricant, coal tar, kerosene, etc. are all joint product produced from crude petroleum. क्रूड पेट्रोलियम रॉ मटेरियल जब इसको प्रोसेस करते हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं और वो सारे प्रोडक्ट क्या हो गए, जॉइंट प्रोडक्ट हो गए। बाई प्रोडक्ट क्या, बाई प्रोडक्ट एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग उसकी जॉइंट प्रोडक्ट के साथ ही होती है बट उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। जब वैल्यू बहुत कम होती है तो हम उसको बाई प्रोडक्ट मान लेते हैं, मतलब एक तरीके से स्क्रैप, राइट। बाई प्रोडक्ट इज ए सेकेंडरी और सब्सिडरी प्रोडक्ट विच एमिनेट्स एज ए रिजल्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ द मेन प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ग्लिसरीन ऑब्टेन्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। को प्रोडक्ट, अगर आपने एक से ज्यादा रॉ मेटेरियल को यूज किया और उसकी प्रोसेसिंग की और आपको एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिले तो वो को प्रोडक्ट है। अगर आपने एक रॉ मेटेरियल को अलग अलग प्रोसेसिंग से प्रोसेस किया और आपको अलग अलग प्रोडक्ट मिले तो वो भी को प्रोडक्ट है। जॉइंट प्रोडक्ट कब होता है, एक रॉ मेटेरियल एक प्रोसेसिंग और आपको आउटपुट एक से ज्यादा मिले तो वो सारे प्रोडक्ट क्या हो गए, जॉइंट प्रोडक्ट।
Co-product, two or more product which are contemporary but do not emerge necessarily either from the same material. एक से ज्यादा मटेरियल हो सकता है या एक से ज्यादा प्रोसेस हो सकती है या दोनों हो सकते हैं, एक से ज्यादा मटेरियल और एक से ज्यादा प्रोसेसिंग। तो जो भी प्रोडक्ट बने वो सारे को प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल टिम्बर बोर्ड मेड फ्रॉम डिफरेंट ट्री आर को प्रोडक्ट। जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है? जॉइंट प्रोडक्ट इक्वल इंपोर्टेंस के होते हैं जबकि बाई प्रोडक्ट आर ऑफ स्मॉल इकोनॉमिक वैल्यू। जॉइंट प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस्ड साइमल्टेनियसली वेरएस बाई प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस्ड इंसिडेंटली। मतलब मेन प्रोडक्ट के साथ में कुछ और ऐसा प्रोडक्ट बन गया जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है, हम उसको बाई प्रोडक्ट कहते हैं। मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट के वैसे तो क्वेश्चन है ही नहीं, बाई प्रोडक्ट के बारे में थियोरी दे रखी है। बाई प्रोडक्ट का वैल्यूएशन कैसे होता है? चार तरीके दे रखे हैं। पहला तरीका दे रखा है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। बाई प्रोडक्ट का वैल्यूएशन करने के लिए नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है सेल्स वैल्यू, उसकी जो सेल्स वैल्यू है माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट और माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट, एनआरवी, जो हमने जॉइंट प्रोडक्ट में भी पढ़ा था। या फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक फिक्स पहले से वैल्यू फिक्स कर ली जाती है कि अगर बाई प्रोडक्ट होता है तो उसकी ये रेट होगी, स्टैंडर्ड रेट पहले से फिक्स कर ली जाती है। वैल्यूड एट प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड प्राइस। कंपेरेटिव प्राइस, या उसी टाइप का अगर कोई और प्रोडक्ट है मार्केट में तो उसकी क्या वैल्यू है उसके हिसाब से ही बाई प्रोडक्ट का हम वैल्यूएशन कर सकते हैं। वैल्यूड विद रेफरेंस टू द प्राइस ऑफ ए सिमिलर और एन ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट। उसी टाइप का या उसी टाइप के थोड़ा सा उससे डिफरेंट प्रोडक्ट मगर है अप्रोक्सीमेटली वैसा ही, उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है उसी के हिसाब से हम हमारे बाई प्रोडक्ट की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर रीयूज बेसिस। इफ बाई प्रोडक्ट कैन बी यूज एज रॉ मटेरियल, अगर बाई प्रोडक्ट कहीं किसी और प्रोडक्ट में रॉ मटेरियल की तरह काम आ सकता है तो उस रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या है, रॉ मटेरियल की वैल्यू क्या है, वो ही उस बाई प्रोडक्ट की वैल्यू होगी। तो बाई प्रोडक्ट की वैल्यू करने के चार तरीके, एनआरवी, स्टैंडर्ड कॉस्ट, कंपैरेटिव प्राइस और रीयूज बेसिस। ट्रीटमेंट ऑफ बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट का हम क्या करते हैं? अगर बाई प्रोडक्ट बहुत कम वैल्यू का है तो हम उसको मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट में से माइनस करते हैं। मतलब हम स्क्रैप का क्या करते हैं, मेन प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है, मेन प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है उसमें से बाई प्रोडक्ट की वैल्यू को हम माइनस कर देते हैं। डिडक्ट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट और ट्रांसफर टू, और या फिर उसको P&L में ट्रांसफर कर दो। अगर ज्यादा वैल्यू का है, अगर बाई प्रोडक्ट ज्यादा वैल्यू के तो आप उसको क्या करो, जॉइंट प्रोडक्ट मान लो। अगर ज्यादा वैल्यू के तो फिर वो बाई प्रोडक्ट है ही नहीं, फिर आप उसको जॉइंट प्रोडक्ट मान सकते हो। रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग। अगर बाई प्रोडक्ट में फर्दर प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट है तो आप उसकी एनआरवी कैलकुलेट करो। एनआरवी का मतलब सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। इफ एनआरवी इज स्मॉल, अगर एनआरवी कम है तो मेन प्रोडक्ट में से माइनस कर दो, अगर एनआरवी ज्यादा है तो आप उसको बाई प्रोडक्ट मान लो। मतलब एनआरवी अगर ज्यादा है तो वो जॉइंट प्रोडक्ट होगा, अगर एनआरवी कम है तो वो बाई प्रोडक्ट होगा, उसको मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट में से माइनस करो या फिर उसको P&L में ट्रांसफर करो। फिर फॉर्मूला वगैरह हमने मेथड पढ़ा है। मेथड फॉर एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट, फिजिकल मेथड पढ़ा है। मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड, कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज, एनआरवी, ये सब हमने, और ये पॉइंट भी हमने सारे के सारे यहाँ पर कंसिडर कर लिए। इफ ए प्रोडक्ट इज नॉट फर्दर प्रोसेस, सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट इज एज्यूम्ड एज सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। ठीक है। इफ मेथड इज नॉट गिवन, अगर जॉइंट कॉस्ट को जॉइंट प्रोडक्ट में बांटने का क्वेश्चन में मेथड नहीं दे रखा है तो बेस्ट मेथड क्या है, सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट। और मान लो सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट नहीं दे रखी है तो आपको एनआरवी मेथड को काम में लेना है। देन जॉइंट कॉस्ट एलोकेट इन द रेशियो ऑफ सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट, और अगर सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट नहीं है तो फिर एनआरवी मेथड। समटाइम्स प्रॉफिट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट इज गिवन इन क्वेश्चन, इन सच सिचुएशन जॉइंट कॉस्ट चार्ज टू प्रोडक्ट कैन बी कैलकुलेट, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो बहुत छोटा चैप्टर है जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट, और थियोरी भी बहुत कम है। अगर थियोरी में आने लायक अगर कुछ पॉइंट है तो ये आप कर सकते हो। जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट में डिफरेंस, ये एग्जाम में हो सकता है आ जाए, या फिर ये जो मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ बाई प्रोडक्ट है उसको भी आप एक बार देख सकते हो। ठीक है, तो इजी, और वैसे सारे पॉइंट ही देख लो तो बहुत कम ही थियोरी के पॉइंट है, राइट। तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है हमारा जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।